हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं और जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, क्योंकि सीटेट का अभी जनवरी के अंदर एक मिनट सीटेट का अभी जनवरी 2023 में ही पेपर हुआ है, जो कि दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, जनवरी 2023 तक चला था। और जिसके प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर थे, उनका सॉल्यूशन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की खास बात है कि यहाँ पर क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग 90% क्वेश्चंस तक यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। लैंग्वेज सेम रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी पैटर्न सब कुछ सेम ही रहता है। तो मैं आपको इधर उधर की बातें ना करके सीधा की सीधा क्वेश्चंस कराता हूँ। ये जो पेपर है मेरे फ्रेंड्स का है, तो मैंने अपने पेपर्स तो करा दिए, जो मेरे फ्रेंड्स के पेपर है उनको मैं आपको करा रहा हूँ सॉल्व। क्लियर है? तो मैंने 15 क्वेश्चन इसमें कल सॉल्व करा दिए थे। नेक्स्ट जो सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के जो 15 अगले क्वेश्चन हैं, उनको हम इस वीडियो से देख लेते हैं। क्लियर है? धीरे धीरे करके बहुत सारे पेपर्स जो पेपर हुए थे उनको कर लेंगे, और एग्जाम में कम से कम 30 में से आप 28, 29 या 30 का स्कोर ही करोगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टीचर एम्फसाइज ऑन। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? संरचनावादी कक्षा के अंतर्गत बात करें तो जो टीचर है वो एक्सप्लोरेशन पर ध्यान देगी, अनुसंधान पर ध्यान देगी, इनोवेशन नवाचार पर ध्यान देगी, क्रिएटिविटी पर ध्यान देगी, रचनावाद पर ध्यान देगी, कुछ नया करने पर ध्यान देगी, लर्निंग बाई डूइंग पर ध्यान देगी। अगर इन सभी चीजों पर टीचर ध्यान देती है तो एक बेहतर कार्य कर रही है। किसके लिए? संरचनावादी कक्षा के लिए, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए। तो यहाँ पर देखें, ऑप्शंस देखें। रचनात्मक मूल्यांकन, देखिए मैंने सबसे पहला पॉइंट ही जो बोला था, रचनात्मक बोला था, क्रिएटिविटी वर्ड बोला था, तो वो वर्ड आ ही गया। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, तो यहाँ पर ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सप्लोरेशन आ जाए आपका, इनोवेशन आ जाए आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाए, क्रिएटिविटी आ जाए, ये सारे के सारे वर्ड जब भी आपको दिख जाए तो ये समझिए आपका संरचनावादी क्लासरूम के लिए, संरचनावादी कक्षा के लिए बेहतर है। जो कि किसको ध्यान देती है? एक अध्यापिका को इस पर बल देना चाहिए, चाहे अध्यापक हो या अध्यापिका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासरूम एक बेहतर क्लासरूम माना जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, दो ऑप्शंस दे रखे हैं, एक है यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक है यहाँ पर समेटिव असेसमेंट। दो प्रकार के असेसमेंट होते हैं, एक बोलते हैं एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरे को बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, जिसे बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, शायद, हाँ जी, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये ड्यूरिंग द स्टडी होता है। क्या होता है? ड्यूरिंग द स्टडी, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं, डेली के डेली क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, डेली के डेली आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका जो असेसमेंट किया जाता है पर डे, इसको स्व मूल्यांकन के श्रेणी में भी रखा जाता है। यानी कि स्व मूल्यांकन, आप सेल्फ असेसमेंट जो कर रहे हैं बच्चे का, डे बाई डे जो सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसके लिए एक वर्ड होता है ड्यूरिंग द स्टडी, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लासरूम। जो असेसमेंट होता है उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट, ये होता है लास्ट में लिया जाता है, जो परीक्षा के लास्ट में ली जाती है उनको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। अभी तक की बात करें, जैसे यूपी बोर्ड एग्जाम हुआ या फिर जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं, बाकी सेंट्रल के एग्जाम को छोड़ के, सीटेट सॉरी सीबीएसई के एग्जाम्स को छोड़ के, क्योंकि उनके पैटर्न थोड़े से अब चेंज हो गए थे। लेकिन अब यहाँ पर देखें, 2020 से पहले, क्योंकि एनईपी 2020 आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, इससे पहले क्या होता था कि जो भी असेसमेंट होता था बच्चे का, बोर्ड एग्जाम के तौर पर समेटिव असेसमेंट करा लिया जाता था, लास्ट में कराया जाता था। बोर्ड के एग्जाम हो गए, एक साल पढ़ाया बच्चे को, उसके बाद उसका समेटिव असेसमेंट ले लिया, जो कि उनके भविष्य के लिए बेहतर नहीं था। तो समेटिव असेसमेंट हम बच्चे करते हैं, हम कैसा असेसमेंट करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, टर्म बेस्ड असेसमेंट करते हैं। कैसा असेसमेंट करेंगे? टर्म बेस्ड होना चाहिए असेसमेंट। क्लियर है? यानी कि टर्म में बांट दीजिए, प्रथम चरण की परीक्षाएं, द्वितीय चरण की परीक्षा, तृतीय चरण की परीक्षा, इस तरीके से अगर परीक्षाओं को बांट देते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। क्लियर? तो समेटिव असेसमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ये तो
योगात्मक मूल्यांकन निपट गया। चलिए मानकीकृत मूल्यांकन की बात करें, आपका जो मूल्यांकन है वो मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज असेसमेंट हो। असेसमेंट आपका स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, ये आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। जो भी आपका असेसमेंट है वो आपका फ्लेक्सिबल अगर है, अगर आपका असेसमेंट फ्लेक्सिबल है, ठीक, कैसा असेसमेंट है? फ्लेक्सिबल असेसमेंट है, यानी कि लचीला है और फ्लेक्सिबिलिटी है आपके असेसमेंट के थ्रू, तो वो अच्छा माना जाता है, ना कि स्टैंडर्डाइज मानकीकृत नहीं माना जाता। मानकीकृत परीक्षण हो जाता है कि एक जो आपने धारणा बना दी है आप उसी पर कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर रहे हैं, आप असेसमेंट उसी तरीके से कर रहे हैं, पुराने जो तौर तरीके थे उन्हीं के आधार पर असेसमेंट कर रहे हैं, तो आप उसे बोल देंगे स्टैंडर्डाइज असेसमेंट बोल देंगे। टीचर इसमें अपना खुद का दिमाग नहीं लगा पाता है, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर होगी असेसमेंट के अंतर्गत तो टीचर यहां पर अपना ध्यान लगा पाएगा। तो ये भी गलत हो गया। मानक संदर्भित मूल्यांकन, तो मानक ही आ गया, स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, जो कि गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन वैसे निपट गए, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? देखिए बहुत बड़ा मैंने इसके अंदर आपको क्या दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी नहीं वैसे। चलो भाई लगाइए राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं अकेला हूं, सिंगल मैन आर्मी हूं, तो बहुत सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें कि विविध जरियों के निष्कासन पर बल देता है। निष्कासन वर्ड को यहाँ पर पुट कर लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ, एलिमिनेशन यानी कि मल्टीपल मीन्स होते हैं, जो विविध कक्षा होती है, विविध कक्षा बोल सकते हैं हम, इंक्लूसिव क्लासरूम बोल सकते हैं हम। इस कक्षा के अंतर्गत बात करें, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आया हुआ बच्चा पढ़ता है, मल्टी लिंग्विज्म होता है, यानी कि बहुभाषी बच्चा इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल सकता है, और अलग अलग वातावरण से आया हुआ बच्चा, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग समाज से आया हुआ बच्चा इस क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिलता है। इन सभी जो बच्चे होते हैं उनको अगर एक क्लास के अंदर बिठा दिया जाए तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि गरीब का बच्चा भी होगा, अमीर का भी होगा, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आया हुआ बच्चा होगा, विभिन्न सोसाइटीज से आया हुआ बच्चा होगा, मल्टी लिंग्विज्म होगा, बहुभाषी बच्चा होगा इस क्लासरूम के अंतर्गत। तो इसमें निष्कासन पर बल देती है, देखिए प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता या भेदभाव। यहां बात करें रिप्रेजेंटेशन, समावेशी कक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। प्रस्तुतिकरण पर आप कभी भी इसका निष्कासन नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेशन का आप निष्कासन नहीं करते, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपको मैप की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो मैप दिखाएंगे बच्चे को, समझाएंगे, आप एटलस दिखा सकते हैं, तो वहां पर प्रस्तुतिकरण आपको करने की जरूरत पड़ सकती है। आप 10 ग्राम वगैरह मैथमेटिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, पेपर कटिंग का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इंक्लूसिव क्लासरूम के अंतर्गत कभी भी निष्कासन नहीं करेंगे रिप्रेजेंटेशन का, तो ये तो हो नहीं सकता भाई। अभिव्यक्ति, जब तक टीचर अपनी अभिव्यक्ति बच्चों तक नहीं पहुंचाएगा और बच्चे अपनी अभिव्यक्ति टीचर तक नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि जो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों के एक्सप्रेशन अगर मैच करते हैं, बच्चे का टीचर से, टीचर का बच्चे से, क्योंकि आपका जो क्लासरूम होना चाहिए वो एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने एक्सप्रेशंस को खुलकर दिखा सकता है और टीचर भी अपने एक्सप्रेशंस को दिखा सकता है। इसमें डिसिप्लिन की बात ज्यादा नहीं की जाती है, कम डिसिप्लिन की बात की जाती है, तो अभिव्यक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना अभिव्यक्ति के तो इंक्लूसिव क्लासरूम का सफल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। संलग्नता, संलग्नता को बोलते हैं एंगेजमेंट, जब तक स्टूडेंट शिक्षक छात्रों के साथ और छात्र शिक्षक के साथ इंगेज नहीं होंगे तब तक एक बेहतर क्लासरूम नहीं बन सकता, यानी कि एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर देखोगे भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को आप निष्कासित कर दीजिए। आप भेदभाव बच्चों के अंतर्गत नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि ये अमीर बच्चा है तो ये पहली सीट पे ही बैठेगा, ये गरीब का बच्चा है लास्ट में बैठेगा, या फिर ये अच्छे कपड़े नहीं पहन के आया या अच्छे कपड़े पहन के आया है, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बहुत तरीके होते हैं, ये अच्छी सोसाइटी से नहीं है, ये अच्छे समाज से नहीं आया है,
जातिवाद को भी लेकर आपका कभी हो सकता है इस प्रकार की कास्ट वाइज आप टिप्पणी कर सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन आप बच्चे का कभी भी नहीं करेंगे। बच्चे के साथ आप क्या नहीं कर सकते, इंक्लूसिव क्लासरूम के अंतर्गत आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कभी नहीं करेंगे, आप कभी भी रैंकिंग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? रैंकिंग। आप कभी भी लेवलिंग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? लेवलिंग नहीं करेंगे, और रैंकिंग नहीं करेंगे, लेवलिंग नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और पृथकीकरण नहीं करेंगे, अलगाव की भावना पैदा नहीं करेंगे। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आते हैं तो यानी कि इनका आपको निष्कासन करना होगा एक इंक्लूसिव क्लासरूम से। तो यही आपका सही हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि आपसे पूछा था एलिमिनेशन, आप किसको हटाना चाहोगे इंक्लूसिव क्लासरूम से, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट। काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन जा रहा है भाई मेरा। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन क्यों जा रहा है? और रुको इसको, इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, पढ़ाना सीख रहा हूँ। चलिए, इन अ क्लासरूम हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अ टीचर शुड, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखिए वही हो गया, विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आया हुआ बच्चा, यानी कि ये कैसी क्लासरूम होनी चाहिए? ये एक इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम के अंतर्गत अब टीचर को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी आते हैं सामाजिक आर्थिक परिवेशों से, जो उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उनसे आते हैं। अब अध्यापक को क्या करना चाहिए ये आपसे पूछा है, तो ऑप्शंस देखने ही पड़ेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों को कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। आप बच्चों के लिए कमतर अपेक्षा नहीं होते, उच्चतर अपेक्षा हो सकती हैं। टीचर क्या करेगा? बच्चों से अधिक ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा करे, अच्छी परफॉर्मेंस दे। टीचर ये चाहेगा, ना कि कमतर। ये थोड़ी चाहेगा। बच्चा जो टीचर है वो एक्सपेक्ट क्या करेगा? सेट एंड मेंटेन लो नहीं होगा, हाई होता तो चल जाता, हाई होता तो चल जाता। तो ये तो बात गलत ही हो गई आपकी। क्लियर? टीचर हमेशा अपने जो स्टूडेंट है, अपने छात्र हैं, उनसे बहुत अच्छा करने की एक्सपेक्टेशंस रखता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज सच एज आवर स्कूल आवर क्लास। प्रबल समूहों से संबंधित, इसको रोक लीजिए अभी। प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों को अलगाव की भावनाओं को बढ़ावा देना। मैंने पहले ही बोला है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रैंकिंग नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकते बच्चों को, और सेग्रीगेशन बच्चों के साथ नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? आपके आंसर को निश्चित तौर पर गलत कर देंगे। एनकरेज सेंस ऑफ एलिनिएशन, एलिनिएशन अमॉन्ग स्टूडेंट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, कभी भी बच्चों के अंतर्गत अलगाव की भावना पैदा नहीं करेंगे। फिर तो एक ये इंक्लूसिव क्लासरूम का बेहतर एग्जाम्पल नहीं होगा, जो कि आप अलगाव की भावना नहीं करेंगे, आप इंगेज करने का प्रयास करेंगे बच्चे को क्लासरूम के अंतर्गत। अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़वादों को बढ़ावा देना और रूढ़वाद भय पैदा करना। देखिए, कभी भी आप क्लासरूम के अंतर्गत फियर पैदा नहीं कर सकते, भय पैदा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और वो भी रूढ़वाद, जो रूढ़वाद हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही है, बहुत पुराने समय से पुरानी परंपराएं चली आ रही है। जैसे जेंडर वाइज की एक प्रॉब्लम है, जेंडर वाइज, इसको बोलते हैं लैंगिक पक्षपात बोल सकते हैं एक तरीके से। तो जो लैंगिक पक्षपात है, रूढ़वादी पक्षपात है, रूढ़वादी जो परंपरा है, उनको हमें एलिमिनेट करना है, उनको हटाना है। क्योंकि बहुत सारी रूढ़वादी परंपराएं ऐसी हैं जो समाज में एक अलगाव का भावना पैदा करती हैं। जैसे बोल सकते हैं जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। गर्ल्स से बोला जाता है कि तुम स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, आप म्यूजिक नहीं कर सकते, आपको सिर्फ घर के कपड़े ही धोने हैं, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है। ये सारी चीजें जब हम लड़कियों से बोलते हैं, गर्ल्स से बोलते हैं, तो ये क्या है? एक अलगाव की भावना। जबकि गर्ल्स को भी क्या है, सारे के सारे डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का एक सपना होता है, वो भी बन सकती हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, यानी कि रूढ़वादिता को बढ़ाएंगे नहीं, रूढ़वादिता को घटाएंगे, पुरानी परंपराओं को घटाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा।
ठीक। तो एक ही बनता है समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। समावेशी कक्षा के अंतर्गत प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र ये समझेगा ये तो मेरा ही स्कूल है, मेरी ही क्लासरूम है, मैं इसको घर की तरह हाँ, घर की तरह मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ऐसा फील होना चाहिए बच्चे को, एक ऐसा एटमोस्फियर उसको लगे कि मैं तो अपने घर में ही रह रहा हूँ, इसका फील होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन नाउ। चलिए मेरे लाडले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ध्यान रखिएगा, दृष्टिबाधित, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट अ टीचर शुड, दृष्टिबाधित छात्र है उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना। अरे भाई जिसको दिख नहीं रहा है आप उसके लिए लिसनिंग की बात कर सकते हो, सुनने की बात कर सकते हो, आप उसे दिखाने की बात कर रहे हो, व्याख्या देने की बात कर रहे हो, चित्रों का प्रयोग कर रहे हो। जब वो दृष्टिबाधित है, उसे दिख ही नहीं रहा है, तो आप उसे चित्र दिखा के क्या करोगे, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो चित्र दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है एक विजुअल इंपेयरमेंट स्टूडेंट के लिए। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। काफी अच्छी बात है भाई, जो भी लिखित सामग्रियां आप मौखिक रूप से, आप वर्बली बोलिए उन चीजों को, ताकि बच्चा, अरे देख नहीं सकता सुन तो सकता है, अगर सुन सकता है तो वो सुन के सीखेगा। उसके एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो बाकी के ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, तो वो दूसरे ऑर्गन से सीखेगा। यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि देख नहीं सकता तो सीखेगा ही नहीं, सीख तो सकता है। हमारे यहाँ पर कीठम जिला है, वहां पर एक सूरदास जी का मंदिर है, और वहां पर आप देखोगे तो वहाँ विजुअली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए अलग से विद्यालय बना हुआ है। वो लोग हाथ से टच एंड फील का यूज करके पढ़ भी सकते हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो टच एंड फील, टच एंड फील। जो स्टूडेंट देख नहीं सकता उसके लिए टच एंड फील मटेरियल यूज कीजिए आप, तो वो देख समझ पाएगा। तो जो लिखित सामग्रियां उनको क्या करोगे, मौखिक रूप से प्रस्तुत करोगे, वर्बली करोगे, बोल बोल के आप उनको सिखाओगे। तो काफी अच्छा है ऑप्शन। विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों को खूब इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ हाथों को ही खूब इस्तेमाल करने का क्यों, उनके कानों का भी तो इस्तेमाल होना चाहिए। दिखाए जा रहे वीडियो को उपशीर्षक देना चाहिए। वीडियो का मतलब ही क्या है, जब वो देख ही नहीं सकता तो उपशीर्षक कहां से दे देगा बच्चा, जब वो देख ही नहीं सकता तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली इंक्लूड स्टूडेंट्स विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD अ टीचर शुड, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, जिसे हम बोलेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD ग्रसित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ADHD से ग्रसित विद्यार्थी के सफल समावेशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? देखिए, एक ध्यानाभाव यानी कि उसका ध्यान नहीं लग पाता है, ध्यान नहीं लग पाता है, अति सक्रियता है, तो इसका मतलब वो कैसा है, आकुल है या व्याकुल है, आकुल है। ठीक, एक लंबे समय तक अपना ध्यान नहीं लगा पाता, ऐसा बोल सकते हैं। परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। आप व्यवधान अधिक करके बच्चे को कैसे सिखाओगे? लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। समस्या कहाँ आ रही थी, वो ध्यान नहीं लगा पाता, समस्या कहाँ आ रही थी, ध्यान नहीं लगा पाता, तो समय का प्रबंधन सिखाइए बच्चे को आप, कि भाई टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है। 1 घंटे तक अगर क्लासरूम के अंदर बच्चा बैठ रहा है तो वो क्लास नहीं ले पाता है 1 घंटे तक, क्योंकि ADHD की प्रॉब्लम है उसे। तो आप क्या करोगे, टाइम मैनेजमेंट सिखाओगे। कैसे सिखाओगे? बीच बीच में तोड़ तोड़ के 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के क्या सिखाओगे, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन सिखाओगे। संगठनात्मक की बात करोगे, यानी कि ऑर्गेनाइजल हैबिट्स जो होती हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे। संगठित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए चीजों को, तब वो सीख पाएगा। तो ADHD की प्रॉब्लम जब भी बच्चे को होती है तो उससे ग्रसित बच्चे के सफल समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? उससे सफल समावेशन के लिए सिर्फ एक ही कार्य है, समय प्रबंधन कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स को यूज कीजिए कि कैसे वो चीजों को तोड़ तोड़ के सीख सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। गैर लचीली नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम के अंदर, जब भी काम चलेगा भाई। फ्लेक्सिबिलिटी इज द मेन पार्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है पठन वैकल्य सापेक्ष के रूप में किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है एक बच्चे को, डिसलेक्सिया है, क्या है? डिसलेक्सिया है। पोजेस डायरेक्ट चैलेंज इन, तो पठन वैकल्य है शारीरिक गतिविधियों के समन्वय से। आप बच्चा पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पठन वैकल्य, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो आप क्या करोगे उसके लिए? शारीरिक गतिविधियों के समन्वय करोगे। बच्चा पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, आप बोलोगे उससे रनिंग कर बेटा, ज्यादा 10-10 किलोमीटर डेली वॉक, तू पढ़ भी लेगा, लिख भी लेगा। क्या ऐसा संभव है? इट इज नॉट पॉसिबल। सो यू कैन यूज अनदर वेज। आप क्या करोगे? दूसरे वेज को यूज करोगे दूसरों की भावनाओं को समझने में। भाई पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, दूसरों की भावनाओं को समझने से क्या घंटा होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चित्र बनाने में, चित्र बनाने से क्या है? वो पढ़ लेगा, लिख लेगा, समझ लेगा? नहीं, चित्र बनाना जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना नहीं होगा। पठन वैकल्य में पढ़ थोड़ी पाएगा, तो क्या करोगे? लिखित सामग्रियों के बोध में। यहां पर लिखित सामग्री भी हो सकती है और बच्चा पढ़कर भी सीख सकता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ ही हम जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापकों किस प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, प्रभावशाली है और अर्थपूर्ण अधिगम है। मीनिंगफुल लर्निंग है, तो उसके लिए अध्यापक को किस प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित, तो व्यवहारवादी। देखिए, व्यवहारवादी की तो बात ही नहीं है कोई। परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, एग्जाम सेंट्रिक नहीं होना चाहिए आपका। कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अगर ये ऑप्शन होता, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती, ये बात होती अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता, लेकिन अब नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए आपका, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तब बच्चा सीखा। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, ये बिल्कुल सही है भाई, अर्थपूर्ण अधिगम कर पाएगा बच्चा। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है ये वाला, लगाइए भाई क्या होगा। जिंदगी न जाने कितनी परीक्षाएं लेती हैं, और बहुत सारी परीक्षाएं जिंदगी लेती है। हम इन परीक्षाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हमें इनको नजरअंदाज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ छोटे छोटे हमारे पॉइंट्स जो होते हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियां एक बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का काम बनती है। बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस डिफरेंट ही होते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 खाओगे भाई। चलिए, 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? अधिगम यानी कि लर्निंग के कौन से तरीकों पर बल देती है? अनुभवात्मक अधिगम काफी अच्छा है, होना चाहिए। अनुभवात्मक एक्सपेरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों को अनुभव से समझ, टीचर का जो अनुभव है वो बच्चों के साथ साझा होना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। डिजिटल लर्निंग ये भी होनी चाहिए, वैज्ञानिक ये भी होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना ये भी होना चाहिए। सारे के सारे पॉइंट सही हैं, और आपसे सही ही पूछा था, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें चारों के चारों हैं, ये चारों के चारों सही होंगे भाई। लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम की युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। अध्यापकों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियां, जो उसकी अधिगम युक्तियां हैं, एक्विजिशन ऑफ लर्निंग है, वो क्या ना करना चाहिए? फैसिलिटेट करना चाहिए, सहज और सुगम बनाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके के इस्तेमाल शिक्षार्थियों के अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसे फैसिलिटेट करना चाहिए, किसको? टीचर को। तो अब कैसे कर सकता है, ये आपसे पूछा है। अब ये पूछा है, ऑप्शंस है एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू कन्वर्जेंट वेज ऑफ थिंकिंग। सरकार बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देकर, देखिए कभी भी आप स्टूडेंट को अभिसारी चिंतन के तरीके नहीं देंगे। एक ऐसा चिंतन
आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते, बात अलग होती। आप चिंतन की बात कर रहे हो और वो भी कैसा, अभिसारी। अभिसारी नहीं करेंगे, आप करेंगे अपसारी। आप कैसे चिंतन की बात करेंगे, अपसारी चिंतन की बात करेंगे, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आप करेंगे। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, अपसारी अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट, बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग और अपसारी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है, किसी समस्या को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट होती है जिसमें किसी भी तरीके को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हों, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो ये तो आप अपसारी तो अभिसारी तो नहीं करोगे, अपसारी करते। विद्यार्थियों को वास्तविक उद्देश्यों और समय तालिका बनाने में मदद करके, काफी विचित्र सा लग रहा है भाई। अवास्तविक उद्देश्य, उद्देश्य वास्तविक होनी चाहिए भाई। अवास्तविक उद्देश्य का क्या मतलब है, एक ऐसा एम होना चाहिए जो रियल हो। अवास्तविक उद्देश्य का मतलब ही क्या है, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन समन्वित करके, ये काफी अच्छा लग रहा है। क्वेश्चनिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग करना और सेल्फ असेसमेंट करना, इसको तो भाई बढ़ावा देना भी चाहिए। जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसका कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको पाइथागोरस प्रमेय, मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है भाई, आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा रहा हूं और पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं बेलन के बारे में कि बेलन ये होता है, बेलन का बकपष्टी है, बेलन का संपूर्ण पष्टीय क्षेत्रफल ये होता है, बेलन का आयतन ये होता है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से लिंक कर पा रहे हैं? लिंक ही नहीं कर पा रहे, तो इसका तो ये प्रासंगिक ही नहीं है, इनका दोनों का एक दूसरे से लिंक ही नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट होने चाहिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्लियर? तो एक ही ऑप्शन बचेगा, विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन करना, सेल्फ क्वेश्चनिंग करना, सेल्फ असेसमेंट करना काफी बेहतर माना जाता है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, अरे भाई थोड़ा सा रह गया। क्वेश्चन है, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? नेगेटिव पूछा है सरकार, किसको हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए? इनमें से ऐसी कौन सी चीज होगी? अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि ठीक है, अन्वेषण खोज विधि ठीक है, साम्यानुमान ठीक है, अनुक्रिया समुच्चय नहीं होना चाहिए, एल्गोरिथम होना चाहिए, ह्यूरिस्टिक होना चाहिए, एनालॉजिकल, एनालॉजी नहीं होना चाहिए। बाकी इसका आंसर आप लोग सीटेट ने ये फर्स्ट ही दिया है, आप लोग देख लीजिएगा और मैं किसी वीडियो के अंदर फिर डिस्कस करूंगा इसका आंसर, क्योंकि मुझे तो विचित्र सही लग रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रीना उत्तर देती है, नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत है। जल का कोई प्रश्न पूछा, रीना ने उत्तर दिया कि जो नल है या फव्वारा है वो पानी के तो मुख्य स्रोत हैं। क्या है? पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये ऑप्शन पूछा है। काफी अच्छा पूछा है आपसे। उसकी समझ को उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, बात तो ठीक लग रही है, क्योंकि रीना को ऐसा लगता है कि जो नल है और फव्वारे हैं वो पानी के मुख्य स्रोत हैं। इसका मतलब पानी के मुख्य स्रोत तो और भी थे, नदियां हैं, तालाब हैं, कुआं वगैरह जो गांव में होते हैं वो हैं, बैल वगैरह जो कुआं वगैरह होते हैं गांव में वो हैं, हौद जो बने होते हैं वो है। यानी कि पानी के मुख्य स्रोत तो बहुत सारे हैं। बरसात तो पानी का मुख्य स्रोत सबसे बड़ा तो वर्षा ही मानी जाती है, नदियां मानी जाती है मुख्य स्रोत। लेकिन रीना को लगता है कि पानी के मुख्य स्रोत तो कौन है, नल हैं या फव्वारे। यानी कि रीना ने अपना एक खुद का कॉन्सेप्ट बना लिया, इसी को बोलते हैं स्कीमा। इसी को क्या बोलते हैं? स्कीमा। ले बैगोस्की साहब ने इसके बारे में बताया स्कीमा। इसको बोलते हैं पाड़ या इसको बोलते हैं ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा। चाहे तो पाड़ बोलेंगे या ढांचा बोलेंगे। यानी कि किसी भी चीज के बारे में आपने जानकारी ले ली, अब अपना खुद का जो कॉन्सेप्ट बना रहे हो इसी को बोलेंगे स्कीमा।
क्लियर है सरकार। तो उसकी समझ को उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, उसके खुद के जो एक्सपीरियंस है उसके आधार ही पर ही तो बनी है, यानी कि स्कीमा बनाए, पाठ बनाए, ढांचा बनाए। बात तो सही लग रही है। उसकी निम्न अंतः वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ना जी ना, अंतः वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक ये समझ लिए। एक होती है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, और एक होती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, दो प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, एक होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और एक होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इनके बारे में किसने बताया था? हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धिवाद का जो सिद्धांत है उसने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया, उसमें से 2 है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। क्लियर है? क्या है? इंटरपर्सनल है और दूसरा है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है? जब दो लोगों के बीच की बात होती है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच की बात होती है तो इंटरपर्सनल बुद्धि की बात होती है। इंट्रापर्सनल जब स्वयं से बात करे कोई व्यक्ति तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। क्या है? इंट्रापर्सनल। तो यहां ऐसी कोई बात ही नहीं है। नई अवधारणा सीखने के लिए अप्रेरणा की कमी, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, तो उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल की यहां जरूरत ही नहीं है, उसको बस इतना बताना है कि पानी के अन्य स्रोत भी हैं, जैसे नदियां हुई, वर्षा का जल हुआ, ये सारे के सारे ये भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है? अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल? गजब है। देखिए, संज्ञानवाद की बात करें, संज्ञानवाद, संज्ञानवाद, संज्ञानात्मक बोल सकते हैं, संज्ञानात्मक कौशल की जो बात की थी ये की थी जीन पियाजे ने। किसने की थी? जीन पियाजे ने की थी संज्ञानात्मक कौशल की बात। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड ऑफ द थॉट, ये भी काफी पूछी जाती है। 1923 में लिखी थी इन्होंने, द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड ऑफ द थॉट, ये पुस्तक भी लिखी थी। संज्ञानवाद की इन्होंने बात की थी। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग कौन सा नहीं है? तो योजना बनाना संज्ञानवाद का कौशल होता है। संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में एक तरीके से जानना, संज्ञानवाद का मतलब होता है। ठीक, तो योजना बनाना, प्लान बनाना, ये भी क्या है? जानना ही है। पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग कर रहे हो, जानते हो तभी तो कर पाओगे। मूल्यांकन, अगर जानते नहीं तो मूल्यांकन कैसे कर पाओगे? निष्क्रिय अनुकरण, ये नहीं होगा आपका। पैसिवली इमिटेशन नहीं होता, एक्टिवली इमिटेशन की बात होती तो चल भी जाता, लेकिन इमिटेशन को तो फॉलो करती नहीं है। इमिटेशन ऐसे ही नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, वैसे ही गलत हो जाता, लेकिन वो भी पैसिवली, तो फिर तो ये गलती हो गया। और गलत है इसी वजह से सही है, क्योंकि आपसे नॉट पूछा था, ये याद रखना है। गलत पूछा था इसी वजह से सही है, 4th ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेरे लड्डू गोपालो। चलिए, भावना और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा है, सही है। इमोशंस और कॉग्निशन के बारे में कौन सा सही है? इमोशंस और कॉग्निशन कैसे जुड़े हैं, ये बात आपसे पूछिए। देखिए, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इमोशंस हुआ, कॉग्निशन हुआ। कॉग्निशन का मतलब हो गया संज्ञान, संज्ञान का मतलब किसी चीज के बारे में जानना, आपकी एक तरीके से बुद्धि से ही टच करता है ये वर्ड। और भावना, जो इमोशंस होते हैं आपके, तो एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिन नहीं रह सकते, ये भी बात बोली जा सकती है। तो अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है, ये बात तो गलत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अधिगम के लिए रुचि भी होनी चाहिए और जिज्ञासा भी होनी चाहिए। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब हो गया सीखना, तो अधिगम का मतलब क्या हो गया? सीधा डायरेक्टली सीखना। आप सीखोगे कब? जब आपकी रुचि होगी और आपका क्या होगी? आपके अंदर खुद की जिज्ञासा होगी, और ये एक दूसरे से तो रिलेटेड होंगे ही होंगे, तो ये तो गलत हो गया। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। काफी अच्छा बोला भाई। तार्किकता, जो लॉजिकलिटी होती है, उसके अमूर्त एब्स्ट्रैक्टेड कॉग्निशन की ओर जाता है एक तरीके से। ठीक, लर्निंग इज अबाउट कोल्ड कॉग्निशन ऑफ रीजनिंग, कोल्ड कॉग्निशन, अमूर्त संज्ञान के बारे में। जानकारी ग्रहण करने के कौशल की मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। ये तो भाई सही लग रहे हैं, चलिए देखते हैं। अधिगम तार्किकता के अमूर्त चिंतन के बारे में है। अमूर्त चिंतन के बारे में तो नहीं होगा भाई, इतना भी नहीं है। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। 3rd ऑप्शन इसका सही है भाई, संज्ञानात्मक जानकारी ग्रहण करने के कौशल
मनोदशा को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समन्वित करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। अभिप्रेरित करने के लिए अधिगम के प्रति, सीखने के प्रति मोटिवेट करना है बच्चों को, सीखने के प्रति मोटिवेट करना है बच्चे को, तो टीचर को क्या करना चाहिए। निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, अच्छी बात लग रही है। योग्यता का अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य, अस्तित्वात्मक, नॉन एग्जिस्टेंस, ना जीना। आप जो भी चीज सिखा रहे हैं, जो भी योग्यता दे रहे हैं, उस वो नॉन एग्जिस्टेंस क्यों होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस रखनी चाहिए अपने आप में। असहायता का सीखा हुआ भाव, ना जीना, सहायता का सीखा भाव हो सकता था। प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण, आप बच्चे के अंदर कभी भी लेबलिंग नहीं करेंगे, सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण, पर्सपेक्शन नहीं करेंगे, ये सारी की सारी चीजें गलत होंगी। तो आपका क्या होगा, निपुणता उन्मुखी। बच्चों में आप मास्टरी लाने की प्रयास करोगे, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स की ओर ले जाओगे, मास्टरी ओरिएंटेड एम्स की ओर ले जाओगे, बच्चों को ऐसा अभिप्रेरित करोगे, मोटिवेट करोगे कि वो मास्टरी कर पाए किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, और ऐसे ही सिखाना चाहिए कि वो मास्टरी कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। मतलब विद्यालय में बच्चों की सफलता, बच्चे कैसे सफल हो सकते हैं, उसमें कौन कौन बाधा चीजें डालती हैं, ये देखना है। तो लचीली समय सारणी कभी भी, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है टाइम टेबल के अंतर्गत, वो भी कभी भी हर्डल या हिंडर का कार्य नहीं करती, बाधा का काम नहीं करती, ऑब्स्टेकल का काम नहीं करती, रुकावट का कार्य नहीं करती। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टाइम टेबल के अंतर्गत। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो बात सही है। संरचनात्मक शिक्षण शास्त्र, कंस्ट्रक्टिविज्म पेडागॉजी होनी चाहिए, एक तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म पेडागॉजी होनी चाहिए, यानी कि रचनात्मक होना चाहिए, रचनात्मक भी होना चाहिए आपका शिक्षण शास्त्र, आपका इनोवेशन भी होनी चाहिए, एक्सप्लोरेशन भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये भी सही है। अधिगम हेतु मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होना भी चाहिए। कठोर पाठ्यचर्या, करिकुलम कभी भी आपका रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड करिकुलम आपका बेहतर करिकुलम नहीं है, जो कि आपको नहीं सिखा सकता बहुत सारी चीजों को। रिजिड करिकुलम नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए आपका। क्लियर? लचीला होना चाहिए भाई। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, अंतिम प्रश्न, बताइए क्या होगा। अभिकथन दे रखा है, असर्शन और रीजन आर, यानी कि कारण दे रखा है। किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है, टीचिंग कॉन्सेप्ट है, तो उसे समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए, दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, जो भी आप चीजें पढ़ा रहे हो बच्चों को, वो आपके वातावरण से, आपके समाज से और आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उससे जोड़ा मेला खाना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो ये तो सही है। तो यहां पर अगर ऑप्शंस को देखोगे, ऑप्शंस बस आप इसी से लगा दोगे भाई। अगर ए सही है तो ऑप्शंस देखिए, ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ए और आर दोनों गलत है। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। कभी भी रोट मेमोराइजेशन के थ्रू आपका अधिगम लर्निंग जो है वो प्रभावशाली नहीं होगी, यानी कंठस्थीकरण नहीं होना चाहिए आपके लर्निंग के थ्रू। लर्निंग में क्या होना चाहिए, कंठस्थीकरण तो होना ही नहीं चाहिए, याद नहीं करा सकते आप, क्रिएटिविटी कराइए। ठीक, तो ये क्या है आपका गलत है, और फर्स्ट वाला सही है। तो आर गलत है, ये बात सही है, ए सही है, ये सही है, ए सही है, आर गलत है, दोनों सही है, ये गलत हो गया, दोनों सही है, ये गलत हो गया, ए और आर दोनों गलत है, ये भी सही हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने अब तक आपको जो क्वेश्चन कराए हैं वो कितने क्वेश्चन करा दिए, 15 क्वेश्चन करा दिए, 15-16 क्वेश्चन। अब यहाँ से आगे आपका मैथ से स्टार्ट हो जाता है भाई, तो उनको भी हम कराएंगे धीरे धीरे। बाकी आप लोग इन क्लासेस को लेते रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। क्लियर है?
और अगर आप इन क्लासेस को लेते रहोगे तो आप बेनिफिट उठा जाओगे आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप इनको ऐसे ही लेते रहे तो ये मान लीजिए 28, 29 या 30 सीडीपी के अंतर्गत ये जो 30 क्वेश्चन हैं इनमें से यही आपको मिलेगा कोई एक स्कोर, अगर आप अच्छे तरीके से इनको कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लासेस को लेते हैं या नहीं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जाने, आपका काम जाने। और बाकी ये तो आप थंब लगा के बता दीजिएगा, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। आपकी इच्छा हो तो कर दीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, क्लास लेते रहिएगा, बेनिफिट उठाते रहिए, फायदा लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।